हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने उत्तर वैदिक काल में बात की थी। ओके, उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी वेद थे, उनके ब्राह्मण्स थे, उपनिषद थे, उनके बारे में हमने बात की थी। आज जो बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था कैसी थी इसकी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं। जहां ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था 1500 बीसी से 1000 बीसी में क्या है, जो राजा का पद है क्या है, वह आनुवंशिक नहीं था या वंशानुगत नहीं था। यानी कि सभा और समिति द्वारा क्या है, राजा का चुनाव किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या, राजा का पद वंशानुगत हो जाता है। यानी वंशानुगत मीन्स राजा, फिर राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र क्या है, शासक बनता है। ठीक है, राजा की शक्ति में क्या है, वृद्धि हो रही है उत्तर वैदिक काल में। ओके, यज्ञ के माध्यम से राजा को क्या है, कई यज्ञ जो है राजाओं से रिलेटेड थे, जैसे वाजस्नेयी यज्ञ और सुमेध यज्ञ की बात करेंगे अभी हम धर्म में आएंगे तो। ठीक है, और राजसूय यज्ञ, ये सब राजा की शक्ति से संबंधित रिलेटेड है। ठीक है, कर्मकांड बढ़ेगा यज्ञों का। ठीक है, और राजा जो अब होने लगा क्या, सिर्फ क्षत्रिय वर्ग से ही क्या है, राजा बनने लगे। और राजपद में क्या, ज्येष्ठाधिकार का कानून या सिद्धांत लागू हुआ। यानी कि पुत्र जो होगा सबसे बड़ा, वही क्या है, राजा बनने लगा। ठीक है, इस तरह जो राजा का पद है उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो जाता है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों की क्या, राज्यों का विस्तार होने लगता है। एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या है, जीता जाने लगता है। ठीक है, तो और क्षेत्रों की जो वृद्धि होगी, फिर जैसे पहले ऋग्वैदिक काल कहाँ तक था, राजस्थान हरियाणा तक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक पहुँच जाता है, बिहार तक, विदेह तक। ठीक है, कौशल हमने बात की थी। कुछ जनपदों का निर्माण इसमें होता है, बात की थी हमने ऋग्वैदिक काल में, जनपद का निर्माण, कौशल, विदेह, काशी की। तो जो शासन व्यवस्था थी इस समय, अगर डायग्राम से समझें, ठीक है, ये ईस्ट यानी पूर्व में, ये नॉर्थ में, और ये वेस्ट में और साउथ में जो बहुत सारे राज्यों क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, और ये मध्य भाग एरिया। ईस्ट में शासक को क्या कहते थे, सम्राट। ठीक है, किस नाम से संबोधित होता था, सम्राट, मगध सम्राट, इस टाइप के नाम। ठीक है, साउथ में भोज। ओके, और पश्चिम में स्वराज। और नॉर्थ साइड के जो क्षेत्र थे उसमें राजा को क्या कहा जाता था, विराट। ठीक है, क्या कहते थे, विराट। और जो मध्य वाले भाग है इसमें क्या, राजा का नाम राजा ही कहलाते थे। ठीक है, राजा। ओके, तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से बात करें और दिशाओं के हिसाब से बात करें तो 5 जगहों पर क्या है, शासक के अलग अलग नाम मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं, विदत, सभा, समिति काफी महत्वपूर्ण थी। यही राजा का चुनाव करती थी, और भी सारे काम हमने देखे थे क्या क्या काम करती थी। उसके महत्व में क्या है, विदत तो एकदम से क्या है, समाप्त हो गई, यानी लुप्त हो गई। सभा समिति बची थी। इसके महत्व में कमी आई। महत्व में कमी क्यों आई, जब यह कर्मकांड बढ़े, वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई, तो क्या हुआ, सभा और समिति पर ब्राह्मणों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। राजाओं के सभा में देखेंगे एक धर्मगुरु जरूर बैठता था, ब्राह्मण वर्ग के लोग ज्यादा आ जाते थे सभा समिति में, राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सभा समिति में ब्राह्मणों का क्या है, वर्चस्व हो गया या आधिपत्य होने लगा। इससे क्या, सभा और समिति का जो महत्व था, पहले कंट्रोल करती थी शासन प्रशासन में, उसमें कमी आने लगी। सभा समिति में सभी लोग होते थे। ऋग्वैदिक काल में वयस्क, बालक और पुरुष और महिलाएं, कोई भी हो सकता था। लेकिन अब विशिष्ट वर्ग आएंगे। ओके, रत्निन का उदय हुआ। रत्न माने राज्यों के रत्न, और ये रत्निनों की संख्या जो थी 12 थी।
कॉन्सेप्ट क्या, 12 रत्निनों का राजा को छोड़ दिया जाए तो एक उसमें सेनानी होता था, सेना प्रमुख। पुरोहित की बात की हमने, ब्राह्मण वर्ग से पुरोहित होता था राज्य का। याजक होता था जो क्या है, यज्ञ करवाता था, ठीक है। महिषी यानी रानी होती थी इस रत्न में, 12 रत्नों में महिषी मुख्य जो रानी थी राजा की उसको महिषी कहते थे। सूत, सूत यानी सारथी, राजा का सारथी। ये 12 रत्न जो हैं क्या है, राजा राज्य के रत्न कहेंगे। अक्षवाप जो आय व्यय का क्या है, राज्य का लेखा जोखा रखता था। भागदूत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, भागदूत कौन अधिकारी था, कर वसूलने वाला अधिकारी था, ठीक है। और गोवीकृत, गोवीकृत कृषि विभाग का और चारागाह विभाग का क्या था, प्रमुख था। और दो और हैं, 10 की बात की हमने, दो और रत्न हैं, जैसे पालागल, पालागल क्या था, पालागल विदेश विभाग यानी कि विदेश मंत्रालय संभालता था, विदेशी सेवाएं और संदेश वाहक का काम करता था, ठीक है। और परिवृक्ति, परिवृक्ति क्या थी, रानी ही थी लेकिन वह निसंतान रानी थी। जो राजा की और बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो उसमें जो रानी निसंतान थी उसको परिवृक्ति कहते थे। और बात गई 12 रत्नों की, तो 12 रत्न के यहाँ क्या है, सॉरी 12 नहीं 11 रत्नों के यहाँ विभिन्न प्रकार के यज्ञ राजा द्वारा संपादित किए जाते थे, उसको जानना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सबके यहाँ एक एक यज्ञ करता था राजा, सिर्फ निसंतान रानी के साथ कोई भी यज्ञ उसका नहीं होता था, ठीक है। जनपद का निर्माण हुआ, हमने बात की उत्तर वैदिक काल में, काशी, विदेह, कौशल, ऐसे नाम मिलते हैं हमें। और जो ऋग्वैदिक काल में कर राजा लगा नहीं सकता था या नियमित नहीं थे, और कर क्या हो गए, नियमित हो गए। कौन कौन से, बलि और भाग, ठीक है। बलि और भाग भी बात करेंगे, 1/6 कर। ऋग्वैदिक काल में क्या था, राजा को स्वेच्छा से कर दिया, कर या जो भी सामान दिए जाते थे उसी पर जीवन आधारित था। लेकिन यहाँ क्या है, नियमित कर हो गया, ठीक है। राजशासन व्यवस्था में अस्थायी सेना रखी जाने लगी, ओके। हालांकि राजा को भी क्या है, पदच्युत कुछ मामलों में किया जा सकता था, मेनली राजा को पदच्युत नहीं किया जा सकता था, ठीक है। ये तो हो गई हमारी शासन व्यवस्था, 12 रत्न, जनपद, नियमित कर की, ओके। नेक्स्ट जो बात करें, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले बात करें नारियों की और दासों की, शूद्रों की स्थिति क्या है, सबसे गिरावट आई, ओके। क्या गिरावट आई, हालांकि शिक्षा का अधिकार था स्त्रियों को, ठीक है। जिसमें उत्तर वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं की बात करें तो पहले कौन सी है, गार्गी, दूसरी मैत्रेयी, शिक्षा का अधिकार अभी भी है स्त्रियों को, और गंधर्व ग्रहिता, ये 3 स्त्रियां क्या उत्तर वैदिक काल में भी हमें देखने में मिलती हैं, ओके। बाल विवाह अभी भी नहीं है, ठीक है। तलाक, वेश्यावृत्ति प्रथा नहीं है, ठीक है। दहेज प्रथा का साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत क्या है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आएगी। दहेज प्रथा का कहीं साक्ष्य मिलता है। और नियोग प्रथा अभी भी चालू है, नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में भी थी। क्या थी नियोग प्रथा, नियोग प्रथा, अगर किसी स्त्री का पति की डेथ हो जाती है तो पुत्र प्राप्ति के लिए क्या, देवर के साथ संबंध बनाने की जो प्रथा थी, पुत्र प्राप्त किया जाता था देवर के साथ, पति के छोटे भाई के साथ, उसे क्या कहते थे, नियोग प्रथा। ऋग्वैदिक काल में भी थी और उत्तर वैदिक काल में भी थी, ठीक है। जहां ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार था, अब क्या, उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया स्त्रियों का भी, ठीक है। शूद्रों का उपनयन संस्कार बंद, वर्जित था, इसमें वैदिक काल में वर्जित था, यहाँ भी क्या है, वर्जित है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या मिलता है, लड़कियों से रिलेटेड फैक्ट, दयनीय स्त्री की कि दुख को, सारे दुखों का कारण किसे माना गया है, ऐतरेय में बात की गई पुत्री को माना गया है, ठीक है। इससे पता चल रहा है स्त्रियों की स्थिति कैसी है, किस तरह गिरावट आ रही है। और मैत्रेय संहिता है, मैत्रेय संहिता में क्या है, स्त्री को 3 बुराइयों में गिना गया है। 2 बुराइयां और कौन है, पाशा और सुरा, शराब पीना, सुरा मतलब शराब, पाशा खेलना।
और स्त्री, ये तीन क्या है, मैत्री संहिता में बात की गई है। स्त्री को, इन दो बुराइयों के साथ स्त्री को भी तीसरी बुराई माना गया। ठीक है। पितृ सत्तात्मक समाज वैदिक काल में भी था, लेकिन यहां पर भी क्या है, परिवार में पितृ सत्तात्मक समाज है, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार की अवधारणा है सामाजिक व्यवस्था के तहत। ओके। परिवार में भी क्या, ज्येष्ठाधिकार का ही कानून लागू है, मतलब नियम लागू है, वही क्या है, प्रमुख बनेगा परिवार का, पुत्र ही। ठीक है। और क्या है नेक्स्ट जो हम बात करें, वर्ण व्यवस्था, जो हमें ऋग वैदिक काल में पुरुष मंडल, पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के देखने को मिलता है, नाम मिलता है वर्ण व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था। अब यहां गोत्र व्यवस्था लागू होगी। वर्ण व्यवस्था और गोत्र व्यवस्था क्या पूरी तरह से क्या उत्तर वैदिक काल में लागू कर दी जाती है। वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। गोत्र मतलब एक ही गोत्र के लोग, गाय से रिलेटेड ये क्या है, गोत्र। वैदिक काल में जो था, एक ही परिवार, एक ही क्षेत्र के लोग को क्या गोत्र था। जैसे आज भी विद्यमान था, हरियाणा में एक गोत्र में शादी नहीं होती। ठीक है। सगोत्री विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका एग्जाम्पल मिलता है हरियाणा और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी। तो सगोत्र विवाह पर क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया। आश्रम व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में थी कि नहीं थी, आश्रम व्यवस्था ज्यादा उतनी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या आश्रम व्यवस्था लगभग शुरू हो गया। ओके। कल हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि आश्रम व्यवस्था की जानकारी कहां से मिलती है। उपनिषद में 3 और 4, 3 आश्रमों की जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है, छांदोग्य में। और चारों आश्रमों की जो जानकारी मिलती है, गृहस्थ, संन्यास, वामप्रस्थ और ब्रह्मचर्य का, उस किसमें मिलती है, ज्वालो उपनिषद में। ओके। याद रखेंगे फैक्ट्स। स्त्रियों की स्त्री बात कर दी हमने, बाल नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट जो है जाति प्रथा। जाति प्रथा अभी भी क्या है, जाति व्यवस्था अभी भी अस्थायी नहीं होती है। वो 6 BC के बाद क्या है, जाति व्यवस्था अस्थायी होगी। अभी क्या है, अभी वर्ण व्यवस्था है। ओके, वर्ण व्यवस्था है। तो ये हमारी बात किसकी हुई, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उत्तर वैदिक काल में। ओके। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, धार्मिक जीवन, यानी कि धर्म से रिलेटेड धार्मिक व्यवस्था क्या थी। वैदिक काल में देखा था कि सर्व प्रमुख देवता कौन है, 33 देवताओं में इंद्र। लेकिन इंद्र की महत्ता क्या है, घट जाती है, और सबसे प्रमुख देवता बनते हैं कौन, प्रजापति। प्रजापति वही भगवान शंकर के ससुर जी, सती जी के पिताजी। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण देवता बनते हैं, और रुद्र विष्णु का क्या है, महत्ता बढ़ती है। सबसे प्रमुख देवता उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हैं, लेकिन जो महत्ता है धीरे धीरे इनकी क्या है, रुद्र की और विष्णु की। रुद्र यानी शंकर से ही तादात्म्य स्थापित किया जाता है, महत्ता बढ़ती है। और जो पूषण पशुओं के देवता थे वैदिक काल में, अब किसके बन जाते हैं देवता, किसके द्वारा पूजे जाने लगते हैं, यहाँ के मूल निवासी यानी कि शूद्रों द्वारा। उत्तर वैदिक काल में पूषण किसके देवता है, शूद्रों के। ठीक है। नेक्स्ट क्या, यज्ञ और बलि प्रथा पर विशेष बल है। इसकी बात की हमने कि धर्म कर्मकांड बहुत सारे बढ़ गए थे उत्तर वैदिक काल में। यज्ञों के माध्यम से बलि भी दी जाती थी, पशुओं की, सभी पशुओं की बलि दी जाती थी। और उसका मांस जो होता था यज्ञ में, क्या उसका भोज होता था, बीफ कह लें। ठीक है, जैसे जिसपे आज भोग होता है। ठीक है। बलि, यज्ञ और बलि प्रथा विशेष हो गई, कर्मकांड ज्यादा बढ़ गए। ठीक है। धार्मिक जीवन में क्या था, पुनर्जन्म सिद्धांत की बात की गई थी, किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। ओके, पुनर्जन्म सिद्धांत की। 3 यज्ञ की बात करें हम, मेनली जो देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था, जब राजा किसी युवराज को क्या है, राज्याभिषेक होता था, तब राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है। राजसूय यज्ञ कब है, राज्याभिषेक के समय।
और इसमें मेनली 2 पशुओं की बलि दी जाती थी। किसकी किसकी? अज मतलब बकरी या बकरा, गो मतलब गाय, गाय की भी बलि दी जाती थी। ठीक है। तो रासु यज्ञ में बकरा और गाय की बलि दी जाती थी राज्याभिषेक के समय। नेक्स्ट क्या है? अश्वमेध यज्ञ। इसमें नाम में ही है अश्वमेध। मेध मतलब बलि देना, काटना पीटना, अश्व मतलब घोड़ा। तो अश्वमेध यज्ञ तब क्या था? जब किसी राजा द्वारा क्या चाहत होती है? साम्राज्य विस्तार की। घोड़े को छोड़ दिया जाता था पूजा पाठ करने के बाद, यज्ञ करने के बाद। जहां जहां पहुंचता था, अगर उस राज्य के प्रतिनिधि क्या है, राजा क्या है, उस घोड़े को रोकते नहीं है या युद्ध के लिए आह्वान नहीं करते हैं, तो ये समझ लिया जाता था क्या, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। वो राज्य किस में आ गया? जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, लोग उसने रोका था। ठीक है, रामायण सीरियल देखेंगे तो अश्वमेध यज्ञ में फिर उस घोड़े की क्या है, बलि भी दी जाती थी। अश्वमेध यज्ञ नाम है इसका। ओके। और अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़े के साथ बलि दी जाती थी, बांझ गाय की, मतलब जो पुत्र नहीं देती थी बात। ठीक है। एक समय के बाद क्या है, गाय क्या है या कोई भी जानवर बच्चे को जन्म नहीं देती, तो उनकी बलि दी जाती थी। गायों की, बैलों की भी बलि भी दी जाती थी अश्वमेध यज्ञ में। हो गए। ये तो बात हो गई हमारी अश्वमेध यज्ञ की। राजा से रिलेटेड है, राज्य विस्तार से रिलेटेड है, तीनों के तीनों। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ मेनली क्या है, जब राजा वृद्ध हो जाता था तो उसको शक्ति प्रदर्शन करने के लिए यज्ञ कराया जाता था, यानी कि राजा की शक्ति अभी भी है। इसमें क्या होता था, रथ दौड़, ये पूजा वूजा हुआ फिर रथ होती थी, रथ दौड़ होता था। और जो इसमें राजा के निकट संबंधी हैं वह भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे रथ दौड़ में। और राजा को जीतने दिया जाता था, मतलब जानबूझकर शक्ति प्रदर्शन किया जाता था राजा का। ठीक है, हराया नहीं जाता था, राजा को जीतने का बिल्कुल दिया जाता था। और इसमें ये तो बात होगी राजपेय यज्ञ की। इसमें भी बलि दी जाती थी जानवरों की, वही सब जानवर। ठीक है, गाय, बकरी, घोड़ा। इसके अलावा और भी धर्म का कर्मकांड थे यज्ञ से रिलेटेड। 5 और की बात करें कुछ तो अन्य, जैसे देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृह यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ। देव यज्ञ मतलब देवताओं को खुश करने के लिए। पितृ यज्ञ यानी अपने पूर्वजों को, पिता को खुश करने के लिए यज्ञ होता था। नृह यज्ञ जो होता था, अतिथि के घर आने के सम्मान में नृह यज्ञ होता था। ओके। ऋषि से रिलेटेड मतलब गुरुओं के सम्मान में यज्ञ कराए जाते थे। भूत यज्ञ यानी कि समाज के या विश्व के जितने भी सभी प्राणी हैं उनके सुख समृद्धि के लिए क्या है, भूत यज्ञ कराया जाता था। यानी यज्ञों के माध्यम से क्या है, धर्म संचालित हो रहा है। धर्म कर्मकांड कितना यज्ञों के माध्यम से बढ़ गया है। ओके। ये तो बात हो गई हमारी धार्मिक जीवन से रिलेटेड इनके। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन यानी इकोनॉमी इनकी कैसी थी, किस पर बेस्ड थी। वैदिक काल में मैंने बात की थी किसकी, प्रमुख आर्थिक जीवन क्या था, पशुपालन आधार था, पहले नंबर पे था, और कृषि दूसरे नंबर पे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या है, पशुपालन की जगह क्या हो जाता है, कृषि को महत्व मिल जाता है, यानी कि पहले स्थान पर कृषि आ जाती है। अब खेती ज्यादा की जाने लगी, राज्य विस्तार होता है। ठीक है, पंजाब से लेकर विदेश तक ये सब क्या फर्टिलाइज भूमि है, लैंड है, तो कृषि का महत्व क्या है इसमें बढ़ता है। उपजाऊ जब जमीनें मिलती हैं तो उसमें खेती का महत्व ज्यादा हो जाता है। ओके। हालांकि उत्तर वैदिक काल में अधिशेष उत्पादन है, क्षेत्र बढ़ा, कृषि बढ़ी, लेकिन बाह्य व्यापार बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो कर नियमित हो गया बलि, शुल्क या भाग के रूप में। ठीक है, मैक्सिमम टैक्स भरने में पब्लिक का कहां चला जा रहा है, राजा के पास कर, अनाज। और जो इतने सारे यज्ञ हो रहे हैं किसी न किसी के नाम पर, पुरोहितों को देने में अन्न
बहुत सारा अन्न चला जाता था अतिशय उत्पादन होने के बाद भी। ठीक है, तो बलि, शुल्क और भाग 3 कर हैं, 3 टैक्सेस हैं। भाग 1/6 भाग उत्पादन का लिया जाता था राज्य द्वारा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, भूमि पर व्यक्ति का अधिकार हो गया उत्तर वैदिक काल में, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति का विकास हो रहा है धीरे धीरे। क्या, जमीन पर व्यक्तिगत संपत्ति का विकास होगा, विकास हो गया है। ठीक है, भूमि पर व्यक्ति का अधिकार है, उत्पादन बढ़ा। ओके, और कृषि के अधिशेष की बात की हमने, तो कृषि से संबंधित है कुछ क्या है शब्द हैं, जैसे खदीर। खदीर शब्द किसके लिए उत्तर वैदिक काल में यूज होता है? लकड़ी का अभी भी हल बन रहा है। ठीक है, लोहे की खोज कुछ जगह मिली, अभी बात करेंगे, लेकिन मेनली क्या, मजबूत जो लकड़ी होती थी उसका बनता था हल और फाल। हल तो लंबा सा होता है, उसको मुट्ठी पकड़े चलाते हैं, फाल नीचे लगा होता है जो क्या है, जोतने का काम करता है। तो हल और फाल दोनों के लिए क्या है, खदीर वर्ड ही यूज हो रहा है, हल एवं फाल के लिए। ओके, स्वेजा व खदित्रमा किसके लिए यूज होगा? स्वेजा और खदित्रमा जो भी सिंचाई के साधन हैं उनके लिए यूज होता था वैदिक काल में। सिंचाई साधन, सिंचाई के साधनों के लिए ये वर्ड यूज होते थे। कौन से? स्वेजा और खदित्रमा। खदीर किसके लिए? हल और फाल के लिए। चरस, वरथ और गरारी क्या था उत्तर वैदिक काल में? कुएं की चक्री, जो खींचकर चक्री पर पानी निकालते हैं, तो ये तीनों वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? कुएं की चक्री के लिए, चरस, वरथ और गरारी। ओके, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, ब्रीही और शाल किसके लिए यूज होगा? ये धान के लिए। ठीक है, ब्रीही और साल किसके लिए यूज हो रहा है? धान के लिए। ठीक है। खिल्ल क्या है? खिल्ल भूमि मापने के लिए यूज होता था, यानी कि रस्सी की लंबाई ये होती थी खिल्ल। रस्सी का एक टुकड़ा होता था और खिल्ल भूमि मापने के लिए होता था। इसके लिए भूमि। रस्सी का टुकड़ा, रस्सी के टुकड़े से भूमि मापी जाती थी उत्तर वैदिक काल में। ओके, ये हो गई आर्थिक जीवन में। आर्थिक जीवन में ये बात कर सकते हैं लोहे की। तो लोहे का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, सबसे पहला उल्लेख लोहे का सबसे पहला उल्लेख या साक्ष्य संहिता है एक वाजसनेयी। कौन सी संहिता? वाजसनेयी संहिता। और इसमें मिलता, ये करीब 800 बीसी के आसपास। ठीक है, 800 बीसी के आसपास वाजसनेयी संहिता। इसमें मिलता है लोहे के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? अयस नहीं, अयस वैदिक काल में था कांसे के लिए। ठीक है, हालांकि बाद में अयस मतलब लोहा भी है उत्तर वैदिक काल के लास्ट में। इसके लिए क्या यूज हुआ? श्याम। श्याम, श्याम मतलब काला होता है, लोहा भी जब निकालेंगे क्या है? तो वाजसनेयी संहिता में सबसे पहले उल्लेख है 800 बीसी में, जो शब्द मिलता है श्याम, वह वाजसनेयी संहिता 800 बीसी में। हालांकि 1000 बीसी में क्या है, गांधार में भी क्या है, कहां कहां लोहे का साक्ष्य मिल रहा है? गांधार में भी। ये टाइम पीरियड कब है? 1000 बीसी, गांधार में जो प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त होना शुरू हो गया था गांधार में। लेकिन शब्द की बात करें, जो पहले सबसे पहले उल्लेख हुआ वाजसनेयी संहिता 800 बीसी, मतलब 200 साल बाद इसमें। ठीक है, और 800 बीसी के आसपास क्या है, अथर्ववेद में भी क्या है, किसमें?
अथर्ववेद में 800 BC के आसपास अथर्ववेद का है टाइम पीरियड। तो अथर्ववेद में भी क्या है, लोहे के लिए एक वर्ड यूज किया गया, क्या, श्यामिना, श्याम से श्यामिना, सामिना अयस्क और कृष्ण अयस्क, कृष्ण मतलब काला, अयस्क वर्ड यूज हुआ, अयस्क, अयस्क मतलब खनिज होता है। तो अथर्ववेद में श्यामिना अयस्क और कृष्ण अयस्क का उल्लेख है 800 BC के आसपास। और एक फेमस क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया अतरंजी खेड़ा वाला, जहां से लोहे के उपकरण मिले, लोहे के उपकरण कहां से मिले, यही लिख लेते हैं, अतरंजी खेड़ा, कट तो नहीं रहा, अतरंजी खेड़ा से क्या है, लोहे के उपकरण मिले हैं, याद रखेंगे, उपकरण कहां से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, एटा में ना, ये उत्तर प्रदेश के। और एक और स्थान है राजस्थान में, ये फैक्ट याद रखेंगे, राजस्थान में सुनेरी ग्राम है एक, कौन सा, सुनेरी ग्राम, सुनेरी ग्राम, यहां से भी क्या है, लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं, 2 लोहा गलाने की भट्टी, कितनी भट्टी मिली है, 2 भट्टी, लोहा गलाने की 2 भट्टियां मिली हैं। क्वेश्चन कैसे ही पूछे जा सकते हैं कि कहां से लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, तो सुनेरी ग्राम राजस्थान से 2 भट्टियां मिली हैं। अतरंजी खेड़ा क्वेश्चन आ चुका है, बाकी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात होगी अर्थव्यवस्था में रिलेटेड। व्यावसायिक संघ की बात करने, व्यापार होता था, गढ़ या श्रेणी कहते थे उस संगठन को, जिस एक संगठन बना के व्यापार किया जाता था, गढ़ या श्रेणी, ठीक है, श्रेणी और गढ़। और इस व्यापार का जो मंडल का जो मुखिया होता था व्यापार संघ का, उसको क्या कहते थे, श्रेष्ठी, ठीक है। इतने ही सारे फैक्ट हैं व्यावसायिक संघ से रिलेटेड, क्योंकि हमने देखा अधिशेष उत्पादन है, लेकिन वो कहां चला जा रहा है, राजा को टैक्स देने में और पुरोहितों को दान दक्षिणा देने में मैक्सिमम चीज चली जाती थी पब्लिक की, ठीक है। लास्ट जो एक और टॉपिक इसमें रह गया, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में न्याय व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में बात करते हैं, न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ा अपराध क्या था ऋग्वैदिक काल में, पशु चोरी यानी गाय की चोरी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे लास्ट में वो पहुंच जाता है पशु चोरी, क्योंकि कृषि क्या है, अब कृषि प्रधान हो गई है, ठीक है। तो न्याय व्यवस्था में सबसे बड़ा अपराध क्या है, राजद्रोह अब माना गया, क्योंकि अब राज्य की स्थापना हो गई है, ठीक है। सबसे बड़ा अपराध क्या है अब, राजद्रोह, ओके, राजद्रोह। उसके बाद क्रम बात करें तो नगर बस रहे हैं बड़े बड़े, तो शिल्पियों का महत्व क्या है, सबसे ज्यादा बढ़ गया। अगर किसी ने शिल्प उपकरण को नुकसान पहुंचाया, शिल्प, तो वो दूसरे नंबर पे आता था क्या, अपराध श्रेणी में, राजद्रोह के बाद शिल्प। उसके बाद कृषि को किसी ने नुकसान पहुंचाया, तो किसको, कृषि, ठीक है। कृषि के बाद वर्ण व्यवस्था अगर किसी ने तोड़ी, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण व्यवस्था किसी ने तोड़ी, तो ये क्रम है किसका, न्याय व्यवस्था में अपराधों का, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हत्या आ रही है, फिर सबसे लास्ट में गाय या पशु चोरी, गाय या पशु की क्या, चोरी, न्यायिक व्यवस्था में क्या है, ये क्रम है। उत्तर वैदिक काल में राजद्रोह सबसे बड़ा अपराध है, फिर शिल्प उपकरण को नुकसान पहुंचाना,
फिर कृषि को नुकसान पहुंचाना, फिर वर्ण व्यवस्था को तोड़कर बाहर जाना, फिर किसी की हत्या करना, और लास्ट में क्या है, गाय पशु की चोरी। क्या उत्तर वैदिक काल में राजा को मृत्युदंड दिया जा सकता था या वह दंड के अधीन था? राजा ही सर्वे सर्वा हो गया। हालांकि राजा को मृत्युदंड से मुक्त था, लेकिन वो भी क्या, दंड के अधीन अभी भी है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, बस मृत्युदंड नहीं दी जाएगी, बाकी कोई भी दंड दिया जा सकता है। ठीक है। और ग्राम स्तर पर जो पदाधिकारी होता था, प्रशासनिक और न्यायिक, तो ग्राम स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी होता था, उसे क्या कहते थे, ग्राम्यवादी। ठीक है, ग्राम्यवादी, ग्राम्यवादी, ग्राम स्तर पर। ठीक है, प्रशासनिक प्लस ये न्यायिक अधिकारी था। क्या था, प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी। ओके, तो इस तरह हमारा क्या है, आज का जो टॉपिक है, आज की क्लास समाप्त होती है। उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड हमने मैक्सिमम चीजें क्या है, कवर कर ली हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।